वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्मिथ केमिस्ट्री वाला में। हमने आज तक वेपर प्रेशर पढ़ लिया है और आज डिस्कस करेंगे द्रव द्रव विलयनों का बाष्प दाब। अब द्रव द्रव विलयनों का बाष्प दाब यानी कि द्रव ही क्या है, विलय है, और द्रव ही क्या है, विलायक है, और उनको मिलाकर क्या बनाया गया, एक विलयन बनाया गया है। उनका बाष्प दाब कैसा होता है, किन किन पर निर्भर करता है, उसके बारे में डिसाइड करेंगे। तो हमारे पास में एक कंटेनर ले लेते हैं, भगोना ले लो, बिरयानी बनाएंगे, खाएंगे साथ में। ठीक है। ये हमारे ए और बी के क्या है, विलयन है। ए और बी का क्या है, विलयन है। ये ए है, ये बी है, ये ए है, और ये बी है, और ये बी, और ये ए। वहीं पर एक भगोना और ले लो, इसमें थोड़ा ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है। तो ए, अब इसमें एक शुद्ध ले लो, ए ही ले लो, सिर्फ एक घटक ले लो। हम इनको क्या बोलेंगे, घटक बोल देंगे। क्या बोल देंगे, घटक। ए घटक और बी घटक। ठीक है। अवयवी कण या घटक जिसको बोल सकते हैं। अब इसमें क्या है, हम पहले यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं। ये इसमें भरा हुआ है, ए इसमें शुद्ध है, क्या है, प्योर है, प्योर ए है। तो प्योर ए का बाष्प दाब क्या होगा, पी नॉट ए। पी नॉट का बाष्प दाब क्या हो, वो ए का बाष्प दाब क्या होगा, पी नॉट ए। अगर बी प्योर होता तो क्या होता, पी नॉट बी होता। ठीक है, ये तुम्हारा ख्याल रखना है इसको। अब उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो इसमें ए भी है और बी भी है, और दोनों क्या है, ये भाप बन के उड़ने वाले हैं, यानी कि बाष्पशील हैं, वेपोरेट हैं, इवेपोरेट होते हैं, मतलब भाप बन के उड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। ए भी उड़ता है और बी भी उड़ता है। तो बाष्प दाब किस किस के कारण होगा, विलय के कारण भी होगा और विलायक के कारण भी होगा। यानी कि द्रव द्रव विलयनों का बाष्प दाब विलय तथा विलायक दोनों पर निर्भर करता है। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। द्रव द्रव विलयनों का बाष्प दाब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है। यानी कि लिक्विड ही क्या होना चाहिए, विलय होना चाहिए, और लिक्विड ही क्या होना चाहिए, विलायक होना चाहिए। अब वहीं पर हमने ये ले लिया है ए और बी। ए और बी इनको एक घटक मान लिया है। ए यहाँ पर क्या है, विलय मान लो, क्या मान लो, विलय। और बी हमारा क्या मान लो, विलायक मान लो। ठीक है। इनको घटक भी मान लो, ए भी मान लो। ठीक है। अब उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, यदि किसी पात्र में दो बाष्पशील द्रव, बाष्पशील क्या मतलब क्या होता है, विलायक और विलय दोनों क्या हों, भाप बनने वाले हों, विलयन लेते हैं, तो द्रव सॉल्यूट व द्रव सॉल्वेंट दोनों का बाष्पीकरण होता है, दोनों का बाष्पीकरण होगा। अब हमारा द्रव ए भी है और द्रव बी भी है, तो दोनों का ही क्या होगा, बाष्पीकरण होगा। अतः सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट दोनों पर निर्भर करेगा। तो बोल सकते हैं किसी विलयन का बाष्प दाब विलय तथा विलायक दोनों पर निर्भर करता है। जब दोनों द्रव की और द्रव हो, दोनों क्या हो, द्रव अवस्था में प्रेजेंट हो, तभी विलय और विलायक दोनों बाष्प दाब को बताएंगे। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आए थे राउल्ट्स अंकल। कौन आए थे, राउल्ट्स अंकल आए थे। राउल्ट्स लॉ, उन्होंने एक लॉ दिया था। लॉ क्या दिया था कि जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या सॉल्यूशन है, ए और बी का। इसमें ए का आंशिक बाष्प दाब, कौन सा, ए का आंशिक बाष्प दाब बीपी, बाष्प दाब को क्या, वेपर प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं, आंशिक बाष्प दाब, ए का आंशिक बाष्प दाब उसके उसी के घटक के, उसी घटक के हमारा क्या है, ए घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। राउल्ट्स ने कहा था कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी विलयन के एक घटक का बाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है, समानुपाती होता है। राउल्ट्स लॉ पढ़ लेते हैं। राउल्ट्स लॉ में
कांस्टेंट टेम्परेचर पर, टेम्परेचर क्या हो, स्थिर हो, पर विलयनों में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटकों का आंशिक वाष्प दाब अवयवी की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, यानी कि मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब मोल प्रभाज क्या होता है, हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं। आंशिक वाष्प ए का पी ए, आंशिक वाष्प दाब किसके होगा, जीटा ए के, और बी का आंशिक वाष्प दाब पी बी समानुपाती चिन्ह जीटा बी के, ठीक है। अब उसके बाद में जीटा ए और जीटा बी क्या होता है, जीटा ए और जीटा बी, तो जीटा ए और जीटा बी क्या होता है, ये हमारा ए और बी है, इनका मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल मानी मोलों की संख्या और उनका प्रभाज यानी कि उनका भिन्न, निकालेंगे कैसे। अब हमें ए का मोल प्रभाज निकालना है, तो ए के मोलों की संख्या बटे ए प्लस बी के मोलों की संख्या, ठीक है, ए प्लस बी के मोलों की संख्या, या हम इसको सूत्र के द्वारा लिख सकते हैं, जीटा ए बराबर नंबर ऑफ ए के मोलों की संख्या बटे नंबर ऑफ ए के मोलों की संख्या प्लस नंबर ऑफ बी के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ बी के मोलों की संख्या, ये एन है, ठीक है। अब यहीं पे जीटा बी बराबर क्या हो जाएगा, अब जीटा बी क्या हो, नंबर ऑफ बी के मोलों की संख्या बटे नंबर ऑफ ए के मोलों की संख्या प्लस नंबर ऑफ बी के मोलों की संख्या, ये हमारा क्या होगा, मोल प्रभाज निकल आया, ठीक है, ये मोल प्रभाज का सूत्र हो गया। अब हमें पता है और हम जानते हैं, हम बोल सकते हैं, हम जानते हैं, वी नो दैट कि जीटा ए प्लस जीटा बी बराबर क्या होता है, एक, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं जीटा ए बराबर 1 माइनस जीटा बी, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, जीटा बी बराबर 1 माइनस जीटा बी। अब उसके बाद में यहां तक हो गया, नेक्स्ट में देखें कि यहां से समीकरण नंबर इसको 1 और इसको 2, समीकरण 1 पी ए समानुपाती जीटा ए, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, पी ए बराबर पी नॉट ए जीटा ए, पी नॉट ए यहां पर क्या है, शुद्ध विलय, क्या है, शुद्ध विलय का वाष्प दाब बीपी, शुद्ध विलय का वाष्प दाब। वैसे ही पी बी समानुपाती जीटा बी बराबर क्या होता है, पी बी बराबर पी नॉट ए, वो पी नॉट बी, सॉरी, पी नॉट बी इंटू जीटा बी, जीटा पी नॉट बी बराबर क्या है, शुद्ध विलायक सॉरी का वाष्प दाब बीपी, ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम जानते हैं यहाँ के हम जानते हैं कि सॉल्यूशन का कुल प्रेशर पी टोटल बोल सकते हैं, पी टोटल बराबर क्या होगा,
दोनों आंशिक वाष्प दाबों का योग, कुल घटकों के आंशिक वाष्प दाबों का योग A प्लस बी, पी टोटल बराबर ए का प्रेशर इंटू बी का प्रेशर, आंशिक वाष्प दाब। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 3 मान लो। अब पी टोटल, इसके मान रख दो, बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए जीटा ए प्लस इसका मान रख दो पी बी का मान, पी बी का मान क्या है, पी नॉट बी इंटू जीटा बी, तो पी नॉट बी इंटू जीटा बी, यही हमारा है सूत्र। और इसी से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। न्यूमेरिकल 298 के पर क्लोरोफॉर्म एवं डाइक्लोरोमेथेन, ये दोनों क्या हैं, वोलेटाइल हैं, यानी कि वाष्पशील हैं, और कैसी हैं, द्रव अवस्था में हैं, का वाष्प दाब क्रमशः 200 mmHg और 415 mmHg है। 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म व 40 ग्राम डाइक्लोरोमेथेन को मिलाकर विलयन बनाया गया है। विलयन की वाष्प दाब की गणना कीजिए, यानी कि वेपर प्रेशर ज्ञात करना है। तो दिया है, सबसे पहले क्या है, दिया है, दिया बराबर क्या है, हमारे पास में CH3, वो CH3 यानी कि क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब पी नॉट ए, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब हो गया, कितना दिया है हमारे पास में, 200 mmHg। ठीक है, मतलब मैंने ए क्या है, सुविधा के लिए लिख लिया है, अगर यहाँ पे सी लिखना चाहो क्लोरोफॉर्म की जगह तो वो भी लिख सकते हो। अब CH2Cl3 Cl2 CH2Cl2, ये क्या है, डाइक्लोरोमेथेन, और डाइक्लोरोमेथेन को हम कर लेते हैं पी नॉट बी, तो ये दे रखा है 415 mmHg। अब उसके बाद में हमारा कुल प्रेशर निकालने का सूत्र क्या होता है, कुल वाष्प दाब, वेपर प्रेशर बराबर क्या होता है, पी टोटल बराबर क्या होता है, पी नॉट ए इंटू जीटा ए प्लस पी नॉट बी इंटू जीटा बी, यही होता है। अब हमारे पास ये दिया है पी नॉट ए और पी नॉट बी दिया है, पर लेकिन जीटा ए और जीटा बी नहीं दिया है। और दिया है हमारे पास वजन दिया है, वेट दिया है, वेट लिखते हैं WT से। CH Cl3 का वेट कितना दिया है, 25.5 ग्राम, और CH2 यानी कि क्लोरोफॉर्म, वो डाइक्लोरोमेथेन का 40 ग्राम, इतना दिया है। अब हमें जीटा ए और जीटा बी का मान निकालना है। वजन दिया है तो सबसे पहले हमें मोल प्रभाज निकालने होंगे। अब मोल प्रभाज निकालने से पहले हमें क्या करना होगा, मोलों की संख्या को ज्ञात करना होगा कि ए के मोलों की संख्या कितनी है और बी के मोलों की संख्या करनी है। अब फिर उसके बाद में उनका मोल प्रभाज निकालना है, और मोल प्रभाज निकालने के बाद में फिर इस वाले सूत्र में लगा देना है। ठीक है, तो पहले बोलो मोल प्रभाज से भी पहले हम बात कर लेते हैं CHCl3 के के मोलों की संख्या, के मोल्स की संख्या। अब मोल्स कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, या अणुभार बोल सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे 40 ग्राम तो क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान कितना दिया है, 25.5,
तो 25.5 लगा दिया। और मोलर द्रव्यमान निकालना है, तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है? ये मोलर द्रव्यमान हमेशा पीरियोडिक टेबल से ही मिलता है, आपको ऐसे कहीं से भी नहीं मिलेगा। आप आवर्त सारणी में जाइएगा और सभी तत्वों के एलिमेंट के परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात कर लीजिए, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पे हमारे पास में क्लोरोफॉर्म है, यानी कि सी कितने हैं? 1, एच कितना है? 1, और Cl कितने हैं? 3। तो सी का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान? 12। ओ का, एच का कितना होता है? 1, और इसकी क्लोरीन का होता है 35.5। 35.5। अब संख्या कितनी है इसकी? 3, तो गुणा कितने से करेंगे? 3 से। टोटल कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा 119.5। आप ऐड कर लेना, ऐड करके देख लेना। वैसे ही डाइक्लोरोमेथेन की CH2 Cl2 के मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या कैसे निकलेगी? द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना है? 40 ग्राम। और मोलर द्रव्यमान निकालना है, तो मोलर द्रव्यमान की बात कर लें। मोलर द्रव्य यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं मोलर द्रव्यमान, या परमाणु द्रव्यमान, जो भी बोल सकते हो। अब सी कितनी है? 1, एच कितनी है? 2, और Cl कितने हैं? 2। तो ये 12, इसका कितना हो जाएगा? 1 और 1 2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? 35.5 इंटू 2, 70 हो गया ये। ठीक है, सॉरी 70 हो गया। अब उसके बाद में इसको, इनकी जो संख्या हो गई वो हो गई 85 ग्राम मोल इनवर्स। ये भी ग्राम मोल इनवर्स हो गए। तो 85, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 19.5। तो इसका जो है वो आ जाएगा 0.213 मोल। इनके जो मोलों की संख्या हो जाएगी वो 0.213 हो जाएगी। और इसकी जो मोलों की संख्या है डाइक्लोरोमेथेन के 0.47 है, 47 मोल। अब मोल प्रवाह आ जाते हैं, हमें मोलों की संख्या आ गई। मोलों की संख्या क्लोरोफॉर्म की आ गई 0.213, और डाइक्लोरोमेथेन की आ गई 0.47 मोल्स। अब यहाँ पे बात करेंगे मोल प्रवाह। तो क्लोरोफॉर्म के मोल प्रवाह CHCl3 का के मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या CHCl3 के मोलों की संख्या ये सूत्र है, बटे CHCl3 प्लस डाइक्लोरोमेथेन के मोलों की संख्या। ठीक है, मतलब दोनों के मोलों की संख्या उसको ऐड कर देंगे और ऊपर जिसके निकालने उसको रख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में क्लोरोफॉर्म के निकालने हैं, तो क्लोरोफॉर्म का कितना आया है? 0.213 वटे कितना आया है ये? इसको हम कर लेते हैं 0.213, ये क्या है? क्लोरोफॉर्म का मान है, मोल है। और 0.47 ये डाइक्लोरोमेथेन के हैं, मेथेन के मोल्स हैं। इसका मान जो है वो ऐड करके आएगा 0.21, वो 312 मोल। अब उसके बाद में हम जानते हैं, हमें पता है कि जीटा ए बराबर क्या होता है? 1 माइनस जीटा बी, 1 माइनस जीटा बी। अब एक मान निकल आया है, तो एक मान निकल आया है तो हमें क्लोरोफॉर्म का मान निकला है, तो डाइक्लोरोमेथेन का निकालना है। तो डाइक्लोरोमेथेन जीटा CH2
सॉरी CH2Cl2 बराबर क्या हो जाएगा, एक लिखेंगे यहाँ पर, माइनस करेंगे 0.312 और घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 0.688 मोल। ठीक है, हमारे पास में अब जीटा ए और जीटा बी दोनों का मान आ गया है। जीटा ए और जीटा बी, जीटा ए का मान ये आ गया है और जीटा बी का मान ये आ गया है। आप कोई भी कर सकते हैं जब हमने ले लिया है, पर लेकिन ये डाइक्लोरोमेथेन का मान है और ये जीटा क्लोरोफॉर्म का मान है ये। अब पी टोटल बराबर क्या होता है, पी टोटल बराबर क्या होता है, पी नॉट ए इंटू जीटा ए प्लस पी नॉट बी इंटू जीटा बी। तो जीटा ए का मान कितना है 200, जीटा ए का मान कितना है 200 इंटू जीटा ए का मान आंशिक, ये प्रेशर कितना है, शुद्ध प्रेशर कितना है भाई 200 है, और जीटा ए का मान आया है, जीटा ए का मान आया है 0.312, ये वाला क्लोरोफॉर्म का मान कितना है 0.312 प्लस पी नॉट बी का मान कितना है 415 इंटू 0.688। अब उसके बाद में ये कर लेंगे और करने के बाद में सॉल्व करने के बाद में इनकी और इनको ऐड किए, गुणा किया, इंटू किया तो 6.24 आया। ठीक है, प्लस इसका आया 285.52, इनको ऐड करने के बाद में आया 347.92। अब हमारा कुल प्रेशर आ गया, सॉल्यूशन का कुल प्रेशर कितना आ गया 347.92 mmHg। तो हमने राउल्ट्स लॉ डिस्कस कर लिया है और एक न्यूमेरिकल भी कर लिया है। अगर आपको रिकमेंडेड कर रहे हो तो एक न्यूमेरिकल और कर दूंगा। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ की क्या क्या लिमिटेशन रही हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 है राउल्ट्स लॉ ओनली वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन पे लागू होता है। बहुत ही डाइल्यूट होना चाहिए, यानी कि वेरी डाइल्यूट, यानी कि जो विलय की मात्रा है वो बहुत ही कम होनी चाहिए। अगर कम है तभी ये नियम लागू होता है। ये ओनली अवाष्पशील सॉल्यूट से युक्त सॉल्यूशन के लिए लागू होता है, वाष्पशील से नहीं, सिर्फ अवाष्पशील सॉल्यूशन से लागू होता है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन एवं उनका वाष्प दाब। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग सॉलिड सब्सटेंस इन लिक्विड्स, यानी कि जो सॉलिड होगा वो सॉल्यूट विलय होगा, जो कि हमने बी कंपोनेंट माना है, और जो सॉल्वेंट होगा वो ए कंपोनेंट होगा, जो कि क्या है वाष्पशील होगा, यानी कि द्रव अवस्था में होगा। अभी हम डिस्कस करेंगे, तो इसको हम कर लेते हैं, समझ लेते हैं पहले कि होता क्या है। पहले हम कर लेते हैं, ये एक ड्रॉ कर लेते हैं भगोना, और भगोने में बनाएंगे चाय। टाइम हो रहा है बहुत, 3 बज रहे हैं नाइट के। तो आज हमारे पास में एक ये ले लो शुद्ध विलयन, इसमें क्या है ए कंपोनेंट है, सिर्फ ए कंपोनेंट है, विलयन नहीं है, सॉरी विलायक है। ये क्या है विलायक, क्या है ये विलायक, और ए कंपोनेंट है, ए घटक है। तो इसकी जो ऊपरी सतह है वो सिर्फ क्या है ए की है, जो द्रव की ऊपरी सतह है उसकी ऊपरी सतह पर सिर्फ ए के ही मॉलिक्यूल लगे हुए होंगे। जब ए के मॉलिक्यूल लगे होंगे तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, किसके कारण होगा, ए के कारण होगा, कि यहाँ से ये वाले मॉलिक्यूल क्या होंगे, गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ से निकलेंगे और ऊपर जाएंगे, फिर टकराएंगे, फिर नीचे आएंगे। ये तुम्हारी प्रक्रिया है। एक
सिर्फ विलायक की बात करेंगे। अब यहाँ पे हमने एक कंटेनर में एक और भगोना ले लिया है, इसमें दाल बनाएंगे, दाल चावल खाएंगे अभी। तो इसमें हमने ए के साथ में बी भी डाल दिया है, ए के साथ में क्या डाल दिया है, बी कंपोनेंट भी डाल दिया है, यानी कि सॉल्यूट डाल दिया है एक एक करके। अब जैसे ही हमने बी डाल दिया है तो ऊपरी सतह पर बी के अणु भी हैं और ए के अणु भी हैं। अब बी जो है वो अवाष्पशील है। कैसा है? अवाष्पशील। यानी कि ये जो बी है वो भाप बन के नहीं उड़ता है भाई, सिर्फ ए ही भाप बनकर उड़ता है, ए ही भाप बनकर उड़ता है, बी भाप बनकर नहीं उड़ता है। क्यों नहीं उड़ता है? क्योंकि ये क्या है, ठोस में है, और ठोस कभी बाष्प बनकर नहीं उड़ता है, सिर्फ कपूर को छोड़कर। अब ये बाष्प बन के नहीं उड़ेगा। अब बाष्प बन के नहीं उड़ेगा तो यानी कि ये बाष्प दाब को कम करेगा या ज्यादा करेगा, बाष्प दाब को कम करेगा या ज्यादा करेगा, ये बताना है आज। हमने ए डाल दिया है और बी डाल दिया है। ए हमारा सॉल्यूशन में है, यानी वो सॉरी विलायक है जो कि द्रव अवस्था में है, और बी हमारा ठोस पदार्थ है और जो कि क्या है, बी अवस्था में, वो ठोस अवस्था में। अब हमने उसको घोल दिया है। तो पहले तो ए के अणु थे, अब ए के भी हैं और बी के भी अणु हैं। अब ये बताओ इसका प्रेशर ज्यादा होगा या इसका प्रेशर ज्यादा होगा? तो प्रेशर किसका ज्यादा होगा, मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, प्लीज कमेंट में बताएं। तो प्रेशर होगा इसका अधिक, क्योंकि इसकी ऊपरी सतह पर ए के मॉलिक्यूल हैं जो कि भाप बनकर उड़ना चाहेंगे, क्योंकि ये क्या है, सभी वाष्पशील हैं। अब यहाँ पर ए के साथ में बीच बीच में बी भी है, तो ये तो कुछ करके बैठ गए कि भाई हम तो जाएंगे नहीं, चाहे तुम कितनी भी गर्मी डालो या कुछ भी कर लो, हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। तो जब ये जाने वाले नहीं है तो यहाँ का जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, इसके नीचे होगा। यहाँ का जो इस जगह वाला जो मॉलिक्यूल है वो इसके नीचे होगा। तो ये भी क्या करेगा, इसका वेट करेगा कि कब ये हटे, तब हम यहाँ पे बाष्प बन के उड़े। अब बी तो उड़ने वाला है नहीं, और बी जब उड़ने वाला है नहीं तो ए भी नहीं उड़ेगा, तो यानी कि बाष्प इसकी क्या होगी, कम होगी, यानी कि बाष्प दाब इसकी कम होगी। जब किसी पदार्थ में, जब किसी विलयन में कोई ठोस पदार्थ डालते हैं जो कि अवाष्पशील होता है, उसका वेपर प्रेशर, उस विलयन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ये राउल्ट ने कहा था कि सिर्फ वाष्पशील पदार्थ का, राउल्ट ने कहा था कि विलयन में, विलयन का वाष्प दाब वाष्पशील घटक पर ही निर्भर करेगा। किस पर नहीं करेगा? बी पर, यानी कि ये क्या है, अवाष्पशील है। तो सिर्फ किस पे वेपर प्रेशर डिस्कस करेगा, सिर्फ वाष्पशील द्रव पर। अब वाष्पशील द्रव तुम्हारा बी है, तो यानी कि राउल्ट ने कहा था कि किसी विलयन में, तो हमने मान लिया है, तो राउल्ट ने कहा था कि सिर्फ ए के कारण ही विलयन में वाष्प दाब बनेगी, बाकी बी के कारण वाष्प दाब नहीं बनेगी, क्योंकि बी ही क्या है, ए क्या है हमारा, वाष्प बनने लायक है, और ये जो बी है वो वाष्प बनता नहीं है। तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, पी समानुपाती किसके होगा, जीटा बी ए के, और पी समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो पी नॉट ए इंटू जीटा ए। सिर्फ इसी पर ही निर्भर करेगा, ए घटक पर ही निर्भर करेगा, बी पर घटक पर निर्भर नहीं करेगा। क्या? विलयन का वाष्प दाब। अब इसका एक वो बना लेते हैं, यहाँ पर 0, यहाँ पर शुद्ध, और यहाँ पर जीटा ए, जीटा ए। अब हम इसमें कुछ भी मिला लें, जो टेंजर होगा
वो क्या होगा, बिल्कुल ही सीधा होगा। ये शुद्ध विलायक है यहाँ पर, ये पी नॉट ए क्या है, शुद्ध विलायक है। इसको बोलेंगे पी बराबर पी नॉट ए जीटा ए। थैंक यू सो वॉचिंग माई वीडियो।